Okay, I'll repeat. Okay, Tanvi, I'll repeat once again. Okay, we have started with this new chapter, that is reproduction in organism, chapter 1. तो फर्स्ट चैप्टर में जो है रिप्रोडक्शन, री मीन्स दोबारा प्रोड्यूस करना, मतलब फॉर्म करना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड. और मैंने आपको याद होगा उत्कर्ष, यू वर देयर इन द लास्ट क्लास आल्सो. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. कहते हैं पहले तो रिप्रोडक्शन होती क्यों है. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है. री मीन्स दोबारा, प्रोड्यूस करना मतलब फॉर्म करना. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना. इसका फायदा क्या है. यस, कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. मतलब कि अगर मैं हूं तो मेरे को मेरी डेथ के बाद मुझे रिप्लेस करने के लिए एक इंडिविजुअल, सो दैट स्पीशीज विल लिव फॉर एवर. स्पीशीज, नॉट द इंडिविजुअल. ठीक है. और इसमें एक आप लोगों को एक एग्जांपल बताई थी. हम लोग तो मैंने अभी बताया कि मेरे बनने के बाद, but there is one organism which is immortal. Can anyone tell me organism? बैक्टीरिया, जो अमर है, कभी नहीं मरते. हम लोग क्या है, मॉर्टल है, हम मर जाएंगे, हमारी एक एजिंग होगी. I'll tell you what is aging. लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, नीट का क्वेश्चन है ये. एनी ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, इट इज बैक्टीरिया. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे मार्क यीस्ट एज इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म. कहते हैं यीस्ट नहीं होगा, बट इट इज बैक्टीरिया. बाय बैक्टीरिया आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, बैक्टीरिया है, कीप्स ऑन डिवाइडिंग. ठीक है. और बैक्टीरिया डिवीजन का क्या टाइम था. डॉली, प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम फॉर बैक्टीरियल डिवीजन. बैक्टीरिया डबल्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 20 minutes. After every 20 minutes, it increases in number. Bacteria doubles itself after every 20 minutes. तो इससे ये ग्रोथ टाइम है, ये फिक्स है फॉर बैक्टीरिया. एंड बैक्टीरिया क्यों अमर है, तो इसलिए ये बताया था. खुशी आप बताओगे बेटे. Why they are immortal? Because the parent cell is dividing into daughter cells. यही पेरेंट डिवाइड हो गया दो में, फिर यही. तो इसमें आप देख रहे हो हाफ ऑफ द कॉपीज है. नेक्स्ट जनरेशन में फिर से आ जाएगी कॉपी. तो दिस पेरेंट इज बीइंग कंटिन्यूड, इट इज इमॉर्टल, इट विल रिमेन फॉरएवर. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्लियर हो गया सभी को. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड. फिर हमने रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस मेन ये पढ़ी थी. इट इज अ प्रोसेस which helps in continuity of species. It helps in maintaining the chromosomal number. Chromosomal number constant. इसका मतलब क्या है कि जैसे अब सपोज मेरा क्रोमोसोम नंबर है 46, मेरे पास जो एग्स प्रोड्यूस होंगे उनमें मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा 23. तो दिस इज एग. In case of female, I'm talking about female. और female में मैंने आपको symbol बताया था. It is plus because we are recipient. In case of male, it is arrowhead because sperm moves. तो एक male के पास 46 chromosome. In sperm, after meiosis, sperm में भी कितने आ जाएंगे 23. And then they fuse, they'll form zygote. Egg और sperm जब fuse करेंगे, they'll form zygote, and zygote will have chromosome number 46. So you'll see, जिससे हमने स्टार्ट किया था 46 से, उतना ही क्रोमोसोम नंबर आ जाता है. इसीलिए this reproduction helps in maintaining the chromosome number constant. Clear everyone? ठीक है. तो helps in continuation of species, helps in keeping the chromosome number constant. और जो इसी की वजह से, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होती है, क्रॉसिंग ओवर होगी, इट हेल्प्स इन वेरिएशन. वेरिएशन मतलब अगर आपको पता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन या मेरी नेक्स्ट जनरेशन वो हमसे एडवांस होगी, जो हमें कैरेक्टर्स हैं उससे ज्यादा, उसमें ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स होंगे. जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बेस्ट कैरेक्टर्स लेते हैं. ओके. सो इट हेल्प्स इन वेरिएशन इन स्पीशीज. चलो, हाउ वाज योर बायो एग्जाम? बस आपके एमसीक्यूज खराब हुए है ना. हाँ, देखो एक दिमाग में ही आने, तो वो भी आपसे डिस्कस करते हैं. बट इट्स ओके. एटलीस्ट 2 मार्कर 5 मार्कर सब बहुत अच्छे हो गए है ना. ऑलमोस्ट. हाँ, सब
टेंशन में आ रहा हूँ, इसको कैसे आता है इतना कुछ, है ना। अच्छा। तो वैसे हमने ये चैप्टर आपने ये किया था पल्लव, व्हेन यू वर इन द लास्ट क्लास, तो आपने पढ़ा हुआ है ये रिप्रोडक्शन हमने शुरू किया था, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, क्लियर एवरीवन। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अंश क्लियर है बेटे? अंश राज? यस मैम। ओके, हाउ इज योर हेल्थ बेटे? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर? यस डैड ने बताया बच्चे आपका थोड़ा ऑपरेशन हुआ है, ध्यान रखना बेटे, वेदर चेंज है, ठीक है, टेक रेस्ट। ठीक हो जाओ अंश, फिर यहाँ पे आनी है, आपने आना है क्लासेस लगाने के लिए, ओके अंश? नेक्स्ट क्लास में ट्राई टू कम, ओके? यस ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमने अच्छे से पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। तो हम क्विकली रिवाइजिंग, हमने सारा ये चैप्टर कर लिया था, बहुत सारे बच्चे नहीं थे, अंश, तन्वी, एलिना, बाकी महक कॉर्नल, वेलकम बैक बेटे, कंग्रेचुलेशन। मुझे हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले टाइप थी फिशन। फिशन जो होती है इट इज स्प्लिटिंग अप, एकदम टूटने को बोलते हैं स्प्लिटिंग अप। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ, एक मैंने टर्म बताई डिवीजन, डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू टू, एक मैंने वर्ड दिया स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है एकदम टूट जाना, बैक्टीरिया अपने आप टूट जाता है। बैक्टीरिया की कभी हम डिवीजन देखेंगे, आया वो पीपीटी, तो उसमें जब आप बैक्टीरिया की डिवीजन देखोगे वो आपको एक ही दिखेगा पहले सेल, और एकदम आप झटके में सेकंड में वो 2 हो जाएंगे। तो स्प्लिट अप, एक ही पेरेंट, और पता ही नहीं चलता वो सेल गया कहाँ। दिस इज व्हाट इज स्प्लिटिंग अप। तो फिशन का मतलब ही यही दिया है, स्प्लिटिंग अप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मेनी। अगर 2 में हो रहा है तो इट इज बाइनरी फिशन, और अगर मेनी में हो रहा है तो इट इज मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिर से आप लोगों को पता है, फिजन की फिर डेफिनेशन ये लिखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस यस, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, ये लिखोगे तन्वी। तन्वी और ना मैंने नोट्स बहुत अच्छे बनवाए हुए हैं ऑलरेडी, सबने फॉर्म किए हुए हैं, टीना ने लास्ट क्लास में शेयर भी किए थे। आई आस्क हर टू शेयर मोर नोट्स, तो आप लोग सारे नोट्स कंप्लीट करते हैं, एंड आई विल शेयर पीडीएफ फाइल प्लस क्वेश्चन। तो आप वापस आ जाओ, थोड़ी मेहनत शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने आपको सेंड भी किए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आई विल शेयर वंस अगेन, काफी बच्चों ने आज ज्वाइन इन किया, ठीक है। तो बाइनरी फिशन में when organism is divided into 2, तो इसमें 2 तरह के थे, एक था लॉन्गिट्यूडनल, उसका दूसरी कौन सी टाइप है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो है, खुशी ने लास्ट टाइम बताया था, यस खुशी मेरे को बताओ बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल किसमें और ट्रांसवर्स किसमें? खुशी, लॉन्गिट्यूडनल है, यस खुशी, longitudinal in Euglena and transverse in Paramecium. अच्छा, ये डायग्राम्स क्लियर है सभी को? इस खुशी, am I audible बेटे? खुशी स्पीक आउट। अच्छा, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, आई कैन सी योर माइक अनम्यूटेड बट आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। कोई बात नहीं बेटे, ये लॉन्गिट्यूडनल में एज दे हैव 2 न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई दोनों को डिवाइड करना है, इसीलिए डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल, वेयरएज इन केस ऑफ पैरामीशियम इट इज ट्रांसवर्स बिकॉज एक ही न्यूक्लियर डिवाइड होता है। तो बाइनरी फिशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। वैसे नॉर्मल बाइनरी फिशन आपने देखा हुआ है, वो किसमें होती है? बैक्टीरिया में, बोलो, अमीबा में, और क्या बोला आपने? यस, अमीबा, बैक्टीरिया और अमीबा में ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2। अब एक क्वेश्चन आता है नीट का, बीच बीच में से सुनते रहना, और यही जो आप क्लास में करोगे ना, यू बिलीव मी, जैसे आपने अब +1 में बच्चों ने देख लिया होगा कि आप जो क्लास में कर रहे हो और जो मैंने आपको एंड में बताया, तो डोंट वरी अबाउट बायो, ठीक है। आप बायो की देखा ना, जो टेंशन खत्म हो गई थी ना, मैंने आपको बोला था इट्स माई हेडेक, बिलीव मी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि
बायो में अगर आप सिर्फ क्लास में बैठे हो अटेंटिवली, यू विल गो थ्रू नीट ऑल्सो। नीट में भी ऐसे लगेगा क्वेश्चन की अभी तो हमने सुना था ये चीज। अब बाइनरी सॉरी बैक्टीरिया में बात करते हैं, तो अंश इसमें बैक्टीरिया जो है पूछा जाता है या अमीबा में पूछते हैं, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है कि पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है? हु विल टेल मी द आंसर? न्यूक्लियर डिवीजन। आई एम रिपीटिंग, कहते हैं बैक्टीरिया में, इट्स अ नीट क्वेश्चन, लेट्स सी हु विल ट्राई, एनीवन फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज। बैक्टीरिया में कहते हैं या बैक्टीरिया में या फिर अमीबा में, लेट्स से अमीबा, अमीबा में न्यूक्लियस होता है, तो कहते हैं या तो ये दोनों इकट्ठे डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी, या फिर न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाता है और फिर साइटोप्लाज्म, और थर्ड सुनो, या तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हुए या फिर पहले साइटोप्लाज्म होता है फिर न्यूक्लियस होता है। So I'm giving you 3 options. How many of you are giving me the answer for A? A के लिए कितने बच्चे कह रहे हैं कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर साइटोप्लाज्म? एंजेलिना, ओके। मुझे ऑनलाइन में बताओ, रेज करो हाथ। Who is giving me the answer for A? तन्वी, ओके। एलिना, खुशी, डॉली, उत्कर्ष, कृतिका, ओके, everyone. Okay, second option, both are dividing simultaneously. When both are dividing simultaneously. Third one, cytoplasm is dividing first and then nucleus. Okay, Palak. So answer is, we'll go with maturity. The answer is first. Reason, हमेशा अमीबा में या बैक्टीरिया में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी कैरियोकाइनेसिस और फिर होगी साइटोकाइनेसिस। अब ये आप +1 में पढ़ के आए हो कि पहले होती है माइटोसिस या मियोसिस, फिर होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी, फिर उसके बाद होगी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चों यही आंसर करते हैं कि पलक ने आंसर दिया साइमल्टेनियसली या फिर साइटोप्लाज्म पहले। बहुत बच्चे ये आंसर देते हैं, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर देते हैं। जो आप लोगों ने दिया, हमें सबने ये आंसर कैसे दे दिया कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन है फिर साइटोप्लाज्म, अदरवाइज पहले न्यूक्लियर डिवीजन फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। So this is the answer, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। ओके, so this is all about fission. So fission में मतलब क्या हुआ? When organism is divided into two, splits up into two or more than two. मल्टीपल के लिए आप लोगों को याद करने का मैंने बताया था, मल्टीपल फिशन, एलिना आपको ध्यान से सुनना है। मल्टीपल के लिए M फॉर मलेरियल पैरासाइट, M फॉर मल्टीपल फिशन। मलेरियल पैरासाइट आपकी एनसीईआरटी में +2 में गलत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। मलेरिया एक तरह का एंडेमिक डिजीज थी, पैंडेमिक समझा, which spreads all over world, endemic which is restricted to a particular area, ये थी एंडेमिक, ये एपिडेमिक जिसको बोलते हैं। तो ये डिजीज है मलेरिया, बहुत जल्दी फैलती है क्योंकि इसका वेक्टर क्या है? मस्कीटो। कौन सा है? फीमेल एनोफिलीज। बहुत जल्दी फैलाता है, जैसे अगर मुझे हुआ है, मेरे से फीमेल एनोफिलीज तो एग लेगी, वो आपको दे देगी, आपसे बहुत जल्दी विद इन फैमिली, और वो पता भी नहीं चलता, बहुत जल्दी हो जाता है। तो मलेरियल पैरासाइट, इसी का नाम है प्लाज्मोडियम। इनमें से एक डेडली प्लाज्मोडियम, हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम विच इज फेटल, अगर वो मच्छर काट जाए, मलेरिया मच्छर, तो डेथ फॉर श्योर है। बॉडी काली हो जाती है, बुखार चढ़ता है, काली हो जाती है और फिर डेथ, दैट इज फेटल। इसीलिए मलेरिया वाली महामारी से बचने के लिए वी टेक प्रिकॉशन, ओके, ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप कौन सी आती है? फिशन के बाद है नेक्स्ट टाइप, मैंने आपको बताया था, आई एम क्विकली रिवाइजिंग, बडिंग। बडिंग में आप लोगों को एक एग्जांपल बताई थी हाइड्रा की। अ बड लाइक ग्रोथ अपीयर्स फ्रॉम पेरेंट बॉडी व्हिच ऑन डिटैचमेंट, याद होगा एंजेलिना, व्हिच ऑन डिटैचमेंट फॉर्म्स अ कंप्लीट इंडिविजुअल। ठीक है, a bud-like growth appears from parent body, which on detachment forms a complete individual. This is budding. Budding occurs in Hydra. Hydra में सबको पता है, लेकिन I told you another example which is yeast. Yeast में budding जो है, bud-like growth
अपीयर होगी ऐसे बीज बर्ड, और जितने बीज है नीचे गिरेंगे उतनी जल्दी, इसीलिए फंगस भी बड़ी जल्दी स्प्रेड होती है, जो फंजाई है वो भी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। द रीजन इज दिस। क्लियर एवरीवन? तो बडिंग, अच्छा एक मिनट आना। तो फिशन क्लियर है सभी को? यस और नो? फिशन ओके। अब फिशन और बडिंग ये दो टाइप्स आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है रीजनरेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन। नाउ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब जो कंफ्यूजिंग टर्म्स है फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। अच्छा आई राइट इन शॉर्ट फॉर्म, बट आप लोगों को पूरा पूरा लिखना है, बोर्ड में 0 नंबर है अगर आप ये लिखते हो। अब इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टाइप थी रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अगेन कंफ्यूजिंग टर्म्स। रीजनरेशन में याद रखना लॉस्ट और वुंडेड बॉडी पार्ट, कोई भी चोट लगी हुई है या फिर कोई पार्ट जो लूज होती है, लॉस्ट और वुंडेड बॉडी पार्ट इज रीजनरेटेड। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया अगर टूटता है हिस्से में तो इसमें जो इसका जो पार्ट टूटेगा वो रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा हैज मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोज मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन? इट इज हाइड्रा। हाइड्रा को कई बार हम बोलते हैं रावण भी बोलते हैं, जैसे जितने सर कटते हैं उतने बार आते हैं, तो इसके भी जितने टेंटिकल्स कटेंगे दोबारा आ जाएंगे, जितनी बार मर्जी काट लो। तो हाइड्रा जो है इट शोज हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। ये हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और ऑर्गेनिज्म है स्टारफिश, ये हायर ऑर्गेनिज्म, इसमें नहीं आएगी एग्जांपल, बट ये स्टारफिश दे हैव मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। स्टारफिश की अगर एक आर्म भी टूटती है along with this मिडिल पीस, इसको बोलते हैं मैड्रीपोराइट। सुन लो, ये फिर से नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। मैड्रीपोराइट एक रीजन होता है, बीच का टुकड़ा है विद आर्म, कोई भी आर्म, ये आर्म है इसके साथ ये बीच का, जब तक ये बीच का टुकड़ा नहीं आएगा मैड्रीपोराइट तब तक वो रीजनरेट नहीं करेंगे। सपोज ये आर्म है उसकी गिर गई along with मैड्रीपोराइट रीजन, तो पूरा का पूरा स्टारफिश बनाएगी, बट वो स्मॉल साइज में होगा। आर्म बड़ी होगी, पता चल जाएगा रीजनरेट। आई हैव दिस पिक्चर ऑल्सो, एक आर्म इतनी बड़ी है बाकी छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्टारफिश। इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। रीजनरेशन समझ आई बात? तो रीजनरेशन in which lost or wounded body part is regenerated. Whereas in fragmentation, body is divided into fragments. Different बात है ये, fragments or pieces, and each piece or fragment will develop into complete individual. जैसे ये स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा के जितने हिस्से गिरेंगे फ्रेगमेंट्स उतनी वो नया बनाएंगे। और मैंने आपको ये एग्जांपल बताया स्पायरोगायरा, it's a green algae. Spirogyra is a green algae. तो स्पायरोगायरा, हरजोत समझ आ रहा है बेटे? हरजोत? Yes, ma'am. मैम Okay. प्लीज बस फ्रेगमेंटेशन रिपीट कर दो। हाँ फ्रेगमेंटेशन रिपीट करते हैं। प्रियंका, मुझे किसी का नेटवर्क अभी लूज हुआ देखना किसी क्लास में। अच्छा ये फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स और पीसेस, और हर फ्रेगमेंट और पीस जो है वो नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगी। तो दिस इज व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा इज द बेस्ट एग्जांपल फ्रेगमेंट और पीसेस में। ऐसे ही और एग्जांपल आती है प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया इसके अंदर भी है, और जो सुन रहे हो बेटे, तो बॉडी जितने मर्जी पीसेस में टूटे, हर पीस नया बना। ओके, हाँ कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर हाँ अच्छा, रीजनरेशन में बस आपने ये चीज याद रखनी है, रीजनरेशन में लॉस्ट और वुंडेड बॉडी पार्ट, whereas in case of
फ्रेगमेंटेशन, इट इज द फ्रेगमेंट और पीसेस और सेगमेंट्स। अब ये फ्रेगमेंट और पीसेस कैसे बनते हैं? मैंने आपको बताया था ये 42 की लेक में आप जाओ, देयर इन अबंडेंस। जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में, आप लोग जाओगे 42 लेक में, यू विल फाइंड कि जहां पे आप बैठे हो ना, साइड पे स्टेयर्स बनी हुई है, वहां पे ना बाल से निकले हुए स्टेयर्स के पास। इनफैक्ट जो भी कोई लेक में गया, उस दिन मुझे किसी ने बताया था, आई थिंक इश्मीत ने बोला था कि रिसेंटली शी वेंट टू लेक सुखना लेक, तो उसने ये बताया था कि शायद उसने स्टेयर्स के पास देखे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर स्लाइमी, बहुत म्यूसिलिजिनस होते हैं, बाल से लगते हैं, ऐसे नीचे पानी के फ्लो के साथ चल रहे होते हैं। उनको आप निकाल के देखोगे, दैट इज स्पाइरोगायरा। दे आर लॉन्ग एंड व्हेन दे गेट ड्राइड दे आर लाइक हेयर लाइक सच। और मैंने आपको बताया था स्पाइरोगायरा इतनी अबंडेंस में है सेक्टर 42 लेक में कि वो धागे इतने बड़े बन गए कि उनकी ह्यूज बॉल्स पड़ी, इतनी बड़ी, आपकी हाइट की जितनी, इतनी बड़ी, जैसे ऊन के गोले होते हैं, बिल्कुल वैसे इतने बड़े बड़े रहते हैं। इट इज क्रिएटिंग हैवॉक, इट इज अ न्यूसेंस। हमने पढ़ा बिकॉज इट्स एन एल्गी, तो आई वर्कड ऑन दिस कि व्हाई इट इज क्रिएटिंग हैवॉक इन दैट एरिया। पानी जब खड़ा होगा बदबू आएगी, कितनों को पता है ये बात? चलता हुआ पानी बदबू नहीं आती और उससे कोई फंगस या एल्गी नहीं लगती। तो एल्गी, वो पानी खड़ा हुआ है, लोग जाते हैं वहां पे, नहाने जाते हैं लोग, पूजा होती है, छठ पूजा, पता है आपको, नी लेंथ पानी के अंदर डिप करना पड़ता है अपने आप को, जाते हैं लोग, नहाते हैं, उसमें चीजें फेंकते हैं, फूल फेंक दिया, प्रसाद फेंक दिया, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा है तो यूरिनेट कर दिया नहाते नहाते, डॉग्स जाते हैं उसके अंदर, जो जानवर है वो यूरिनेट कर देते हैं, लोग यूरिनेट, तो पानी दैट इज गेटिंग एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स। तो जहां पे एनरिचमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की, वहां पे एल्गी ग्रोथ होगी, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, जो आप पढ़ चुके हैं, यूट्रोफिकेशन। इसीलिए हैवॉक है इसका। इसको रोकने के लिए वहां पे पानी का फ्लो चाहिए, पानी का कॉन्टिन्यूस फ्लो। क्लियर एवरीवन? तो पानी का कॉन्टिन्यूस फ्लो कभी होगा, जब होगा तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं आएगी। वी ट्राई टू वर्क ऑन दिस एल्गी इन रॉक गार्डन ऑल्सो। अच्छा, कौन नहीं है क्लास में अभी? ओके, तो एक यही चीज देखी हमने, सेम चीज। अगर आप गए हो रॉक गार्डन में, तो रॉक गार्डन में भी पानी जो है, वहां जहाँ पानी है वहां पे बहुत सारी स्लिपरी, कोई गया वहां पे थर्ड फेज और सेकंड फेज में जब आप जाते हो, तो वहां पे वो पानी फिसलन बहुत ज्यादा है। तो वो फिसलन किसकी वजह से? एल्गी की वजह से। और वहां पे एक 2 years बैक किसी की डेथ भी हुई थी कि वहां पे वो फिसलने के बाद वो पानी में गिर गया और वो पानी डीप था। तो फिर इस पे काम किया गया, तो रीजन यही आया है कि वहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, लोग वहां पे गन फेंकते हैं, दैट वाटर इज नॉट प्योर, इट इज मूविंग, बट एक जगह रुक जाता है पानी। आपने देखा होगा झरना कहाँ पे है, वहां फ्लोइंग नहीं है, यही रीजन स्पाइरोगायरा। तो एल्गी हेल्प्स इन, इट क्रिएट्स हैवॉक, इट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, और दूसरा वो खराब भी करता है उस एरिया की ब्यूटी को। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन क्लियर है सभी को? रीजनरेशन इज लॉस्ट और वुंडेड बॉडी पार्ट, फ्रेगमेंटेशन इज फ्रेगमेंट्स और पीसेस। तो फ्रेगमेंट और पीसेस दोनों में प्लेन एरिया है। रीजनरेशन में जो लॉस्ट हुआ पार्ट वो आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन में क्या बोला मैंने, पीसेस में टूटा है तो हर पीस में आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया इसके बाद फ्रेगमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ी थी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में बच्चे, स्पोर फॉर्मेशन में फंगस में आता है महक, बेटे फ्रेगमेंटेशन और ये सुना आपने महक कॉन्डल? शुड आई रिपीट? महक प्लीज स्पीक आउट, देयर वाज सम नेटवर्क इशू एट योर एंड। बच्चे बताओ, अगर आपको दोबारा सुनना बच्चे, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू महक, प्लीज लिसन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, इन दोनों में डिफरेंस यही है, रीजनरेशन में लॉस्ट और वुंडेड बॉडी पार्ट आता है, और फ्रेगमेंटेशन में बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स और पीसेस, ईच फ्रेगमेंट विल फॉर्म न्यू। ठीक है, ये रीजन था, ये दोनों में डिफरेंसेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो किस में आएगा? वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं उनको। तो स्पोर फॉर्मेशन है नेक्स्ट।
नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। बहुत ध्यान से सुनते जाना। स्पोर्स जो है दे आर द ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, आपको कोई प्लांट नहीं दिखेगा, बर्फ जैसी हटती है स्प्रिंग। अब कनाडा में अगर किसी के कोई रिलेटिव रहते हैं तो वो बोलते हैं बर्फ रहती है पूरा साल। कुछ सीजन में स्प्रिंग सीजन आते हैं तो एकदम ही वहां पे मैपल ट्रीज इतने सुंदर सुंदर लीव्स आ जाते हैं, स्प्रिंग या फॉल वहां की बहुत सुंदर। तो वो रीजन क्या है, एकदम कैसे आ गए, बिकॉज उन्होंने क्या फॉर्म किए थे, स्पोर्स। तो स्पोर्स के लिए नीट का क्वेश्चन, दे आर ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। बताया था आप लोगों को ये ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन इसका मतलब क्या है, दे आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और याद होगा इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये कि ब्रेड के ऊपर ग्रीन डॉट्स या ब्लैक डॉट्स अपीयर हो जाते हैं। इस एक डॉट को अगर आप निकाल के देखोगे तो you'll see this bulb-like structure with roots called rhizoids। और ये bulb-like structure क्या है, sporangia। Sporangia they will have spores, and these spores when they are released they spread this disease to the next stage. So they are the organs of perination. This is how they overcome the unfavorable temperature या unfavorable condition. और इसमें एग्जाम्पल जो ब्रेड मोल्ड की एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल थी राइजोपस। राइजोपस बोल दो, ब्रेड मोल्ड बोल दो, यस म्यूकर। तो राइजोपस, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड। मोल्ड मतलब होता है फंगस, फुली। और अभी आप देखना चाहते हो ये सीजन है, बेस्ट सीजन है फंजाई या फंगस का। बेस्ट सीजन होता है जब बारिशें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर में। बहुत जल्दी चीजें खराब होती हैं, ब्रेड बहुत जल्दी स्पॉइल होती है क्योंकि पानी और हवा में मॉइस्चर, थोड़ी सी गर्मी, बेस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर फंजाई। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो बारिशों में आपके लेदर बैग्स, लेदर शूज, जितने भी लेदर के आर्टिकल्स हैं, पंजाबी जुत्ती अगर आपके पास है वो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, उली लग जाती है, फंगस लग जाती है, बिकॉज द सीजन इज फेवरेबल फॉर देम। क्लियर? तो स्पोर फॉर्मेशन जो है दे आर ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और एग्जाम्पल ले दिया राइजोपस, म्यूकर या फिर ब्रेड मोल्ड। क्लियर एवरीवन? अच्छा ये सब लिखा हुआ है, आप लोगों को सिर्फ सुनना है और आपने नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो, बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, नोट्स पे मेहनत ऑलरेडी बहुत की हुई है, आपको एमसीक्यूज भी आएंगे हर चैप्टर के। ट्राई टू पार्टिसिपेट एवरीवन, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे स्टेप वाइज। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब ही ये होता है अदर देन फ्लावर। तो देयर द सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के बाद कौन सी आती है, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मीन्स vegetative parts are involved like root, stem और leaf। उत्कर्ष अगर याद है आपको तो मैंने बताया था vegetative reproduction occurs with the help of vegetative parts like root, stem और leaf other than flower। फ्लावर के अलावा अगर हम पार्ट को यूज कर रहे हैं then it is known as vegetative part। और इसमें वेजिटेटिव में रूट में अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो आती है टर्निप, शलगम, ठीक है, टर्निप, पोटैटो, स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड है स्टेम, तो स्टेम ही प्रोपोगेट कर रही है। लीव में एग्जांपल क्या बताई थी, ब्रायोफिलम। ये आप लोगों को याद करनी है। आई विल शेयर मोर एग्जांपल्स आल्सो क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नेचुरली होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन अकर नेचुरली और इट कैन बी डन आर्टिफिशियली। नेचुरली मतलब अपने आप नेचर में हो रहा है, रूट से अपने आप रूट्स बन रही हैं। कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, मूली है, जमीन में से निकालते हो, कैरेट गाजर है, जमीन में से निकालते हो, टर्निप शलगम है जमीन में से, दीज आर ऑल रूट्स। स्टेम की बात कर रहे हो, पोटैटो, जिमीकंद हो गया, जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया, दे आर ऑल स्टेम।
Why they are called as stem? क्योंकि अगर आपने कभी अदरक देखी है तो they have this layers called as nodes. रूट में कभी भी नोड्स और इंटरनोड्स नहीं, बट स्टेम में होंगे. तो जिसके पास ये लाइंस है, दैट मीन्स इट इज स्टेम. मुझे क्या दिख रहा है सभी को? क्या विजिबल है बोर्ड? स्पीक आउट एनीवन? यस हरजोत, इशमीत, एनीवन? वैसे अंश, सलीना, डॉली, लेट मी नो, इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो स्टेम में Yes, आ गया ma'am. लीव. ओके, गॉट इट बेटे. लीव्स में ब्रायोफिलम लीव्स, बहुत अमेजिंग लीफ है. आई हैव सीन दिस बाय माय सेल्फ. ये जो लीफ है ब्रायोफिलम, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर छोटा सा फ्लावर होता है. रूट भी है इसके ऊपर, बड्स भी हैं इसी के ऊपर, और भी फ्लावर्स हैं. जैसे ये बड नीचे गिरती है, ये नया अपना एक फ्लावर, एक पूरा लीफ बना देती है. दिस लीफ हैज कंप्लीट लाइफ साइकिल. पूरे प्लांट की लाइफ साइकिल इस लीफ के ऊपर है. सिंगल लीफ इज कैरिंग दी होल लाइफ साइकिल. तो इसीलिए इसको बोल दिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड. Vegetative propagation method includes part other than flower, root, stem और leaf. फिर उसके बाद नेचुरली तो ये अपने आप जो हो रहे हैं वो आपको एग्जांपल्स बता दिए. हम भी कई बार ये काम करते हैं आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियली इट इज डन फॉर फ्यू प्लांट्स. इन केस ऑफ रोज, तो रोज में कौन सा प्रोसेस बताया था? भूलो ही मत इसको. तो कटिंग, रोजा इंडिका. कटिंग में मैंने आपको बताया था रोज कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड विद फ्लावर. जैसे याद होगा, मुझे एंजेलिना ने फ्लावर दिया था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि एंजेलिना जो मुझे फ्लावर दिया उसी को मैंने लगा दिया, कि आई डोंट वांट टू लूज दैट फ्लावर. मैंने उसको जमीन में या पॉट में लगाया, क्या वो चल पड़ेगा? नो. जिस स्टेम से उसने आगे ब्रांच निकाली है वो स्टेम का पार्ट भी है. एंड बिलीव मी दैट स्टेम पार्ट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन. और अगर पलक ने क्या किया, किसी के घर से अप्रूट ही कर लिया, ठीक है, रोज प्लांट ही अप्रूट कर लिया और बोला मैम अब ये लगाते हैं, पॉसिबल नहीं वो लगे, क्योंकि इसकी रूट्स हेल्दी थी, आपने बाहर निकाली, वो मर गई. स्टेम हेल्दी है. हाँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा पलक इसको वापस लगाया पॉट में जहां से आप लेके आए हो. हम स्टेम यूज करते हैं. तो स्टेम कटिंग किसकी एग्जाम्पल आ गई? रोज की. और कोई एक एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको, लिखी हुई है, चेक. सॉरी, ब्लैकबेरी. और कोई फ्लावरिंग प्लांट बताओ, मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ. टैमरिन बताया था मैंने आप लोग. सॉरी, टैमरिन में, इमली में अगेन स्टेम कटिंग इज यूज्ड. टैमरिन, ठीक है, नोट्स में आप लोगों को लिखाया हुआ है. कटिंग के बाद लेयरिंग. लेयरिंग में आपको फिर से एग्जाम्पल बताई थी, डॉली. याद है डॉली सबको? लेयरिंग में मिंट, पुदीना जो हो गया, स्ट्रॉबेरी या जैस्मिन, चमेली के जो फूल होते हैं, तो आजकल तो टाइड में भी डाल रहे हैं जैस्मिन. सुना है ना? चमेली के बोलते हैं कि किसका बोलते हैं? वो चमेली के बोलते हैं ना? नहीं, चमेली के व्हाइट कलर फ्लावर्स होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है इनकी, फ्रेग्रेंस भी. इनफैक्ट इसमें परफ्यूम, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स है उनमें यूज किए जाते हैं. इतर जो बोलते हैं अब दुबई में जो मिलते हैं उनमें, लॉन्ग लास्टिंग. तो जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी है. स्ट्रॉबेरी के लिए कोई पेड़ नहीं होगा, जमीन के अंदर छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, नीचे से उठा के अपनी बकेट में डालो. मिंट, पुदीना सबका फेवरेट होता है, पुदीने की चटनी खाते हो. मिंट लीफ याद होगा, हमने खुशी के घर जाके पीना था लेमनेड, मिंट डाल के, याद है? थे आप तब? ओके, तो पुदीना डाल के याद है खुशी कि मिंट जो है बीच में डाला था, मिंट का फ्लेवर ही अलग था. फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आती है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग जो है वो किसमें की जाती है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके अंदर अगर फ्रूट अच्छा नहीं आ रहा तो वो पेड़ जो इसके साथ रूट लगी हुई है, जो असली पेड़ है, उसको बोलते हैं स्टॉक. और उसके ऊपर ब्रांचेस जो किसी और पौधे की लगाई गई हैं, है वो मैंगो की विद फ्लावर्स, इट इज कॉल्ड एज स्काइन. स्टॉक एंड स्काइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट इज स्टॉक? पार्ट विद द रूट. व्हाट इज स्काइन? पार्ट विद द शूट. स्टॉक एंड स्काइन दोनों को मिला दिया जाता है और यहाँ पे बैंडेज बांधते हैं, पट्टी बांधते हैं और यहाँ स्प्रे करते हैं ताकि ये जॉय. मैंगो की फ्लावर्स है, मैंगो का ही ट्री है, ऑब्वियसली बड़ी जल्दी यूनियन करेंगे. कोई और फ्रूट लगाओगे वो गिर जाएगा नीचे. समझ रहे हो? ये हम ह्यूमन बींग्स में भी यही करते हैं. हम पढ़ेंगे ह्यूमन ग्राफ्टिंग.
अगर अनफॉर्चुनेटली कई बार ये होता है कि हमने स्किन किसी की, सपोज किसी की, आई एम सॉरी टू से, बट किसी के 80% 90% बर्न हो, अब किसी की भी हम स्किन नहीं लगा सकते किसी के भी ऊपर। पहली बात तो स्किन निकालनी बहुत मुश्किल होती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर निकालनी होती है, इट रिक्वायर्स प्रिसीजन, क्योंकि अगर आपने कहीं निकालते हुए बिल्कुल ऊपर वाली लेयर बिल्कुल पतली सी जो ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे अगर आपने प्याज काटते हुए देखा हो कभी, बिल्कुल पतला थिननेस पॉसिबल लेयर निकालनी होती है, और निकालते निकालते अगर कट लग गया, अगर पीस आ गया दूसरा आया नहीं, वो स्किन बेकार। वेरी हाई प्रिसीजन, दैट इज व्हाई सर्जन they have very hectic life, they have to operate for 10 to 12 hours in a day or maybe for one day 24 hours. अब वो किसी के ऑपरेट कर रहे हैं ये नहीं बोलते मुझे वॉशरूम जाना जरा पकड़ना, they have to be there without washroom, without water, without food. That is why surgeons, they meditate a lot. I know many surgeons from CTI, they meditate for hours, कितने घंटों, and they are very simple, क्योंकि उनको लाइफ से उनके हाथ में किसी की लाइफ, किसी को दूसरा जीवन देना है उन्हें, और अगर वो स्किन किसी और की उतारते उतारते बर्बाद हो गई तो समझ सकते हो कितना बड़ा लॉस है। उनके पास दूसरी बॉडी नहीं है, चांस दूसरा नहीं है, एक ही चांस है जिससे लगाना, और लगाने के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, वेदर द बॉडी विल एक्सेप्ट दैट और नॉट। ग्राफ्टिंग, कोई ऑर्गन आपकी बॉडी में, फॉरेन बॉडी, सबसे पहले हमारी बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, टू रिजेक्ट एवरीथिंग, स्किन को भी रिजेक्ट करना, तो डॉक्टर्स सुप्रेस करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे आपकी +2 बायो में, बायोटेक में, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयों के बारे में बताया हुआ है। इम्यूनोसुप्रेशन आपकी बॉडी को दबा देता है ताकि वो दोस्त बनाए। जैसे अभी कोई मैंने नया क्लास में कोई बच्चा इंट्रोड्यूस किया, आपका ग्रुप बना हुआ है, आप अवॉइड करोगे, उसको तंग करोगे, फिर मेरे को आपको दबाना पड़ेगा, रुको इसको दोस्त बनाओ, समझे बात? तो सेम उसको इम्यूनोसुप्रेशन बोलते हैं, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करे। तो ग्राफ्टिंग इज किसी फॉरेन बॉडी का पार्ट लगाना ओरिजिनल बॉडी में, तो ओरिजिनल बॉडी की स्टॉक, दूसरा क्या लगाया, फैट। दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी डन नेचुरली और आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली बाय कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जो आपने 10th में पढ़ा था वो आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड +1 में पढ़े थे, वाया रूट, वाया शूट और वाया लीफ। Why this vegetative propagation method is very useful? Because it is quick, less expensive. अब मुझे बीज लाके लगाना है, अगर मैंने आम लगाना है ना, तो आम लगाने के लिए मुझे पहले तो वो गुठली, आपको पता है स्टोन फ्रूट जिसको स्टोन सीड बोलते हैं, उसके बीच में एक पत्थर होता है। अब वो बीज पहले लगाना पड़ेगा, जब तक वो उसका वो बाहर का छिलका अपने आप टूटेगा नहीं, वो बीज जो है जर्मिनेट नहीं होगा, तो इट टेक्स ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। जमीन के बाहर कुछ भी नहीं आता। आपने लगाया एंजेलिना आज, तो 3 ईयर्स तक आपको लगेगा ये तो मैं पागल हो रही हूँ, इतना मैंने खाद दिया, इतना पानी दे रही हूँ। आफ्टर 3 to 4 years यू विल सी कि एक पौधा आया है, फिर वो पौधा बड़ा 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 होगा। ऑलमोस्ट 12 years इट विल टेक टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री। फिर 15 years के बाद जब आपके पास फ्रूट्स आएंगे, तो यू नो देयर इज अ गैप ऑफ डिके, तो बेटर ये है आपने ये लगा लिया ग्राफ्टिंग, इसमें नेक्स्ट सीजन में ही फ्रूट मिल जाएगा। किसी और पेड़ पे आपने लगा दिया, यू वांट द सेम काइंड ऑफ फ्रूट, तो आपने दूसरे पे लगा दिया प्लांट, तो ये आपके पास बहुत जल्दी आ गया। और दिस मेथड इज वेरी क्विक, इट इज लेस एक्सपेंसिव, नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। मैंने आपको शायद बताया था कि अगर ये पेड़ मरने वाला है एंड आई वांट द सेम फ्रूट, मुझे ये आम का पेड़ बहुत पसंद था, मुझे इसी के बच्चे चाहिए, तो या तो सीड से लगाओ, 20 साल 15-20 साल लगे, या फिर इसके ऊपर बहुत सारी स्टेम्स लगा दो। और स्टेम्स जो है, बहुत सारी स्टेम्स लगा दो, तो ये स्टेम्स के अपने आप शूट आ जाएंगे, अपने आप शूट आ जाएंगे। नाउ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट नंबर ऑफ कॉपीज हैव बीन प्रोड्यूस्ड। इसके जैसे पेड़ बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। दिस इज द बेस्ट मेथड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और लास्ट जो हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपकी +2 में डिटेल में है। आई वंडर किसी को कुछ नहीं समझ आता, बट कहते हैं +2 में, आई मीन लाइक बाकी बच्चों को तो बच्चे समझते हैं +2 में तो बायो इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। बायो इज जस्ट अबाउट योर लाइफ, जो सब डील कर रहे हैं, देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है। बट आप लोग बहुत वाइज हो, क्योंकि यू विल बी फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आप लोगों को बहुत कुछ समझना है।
और जहां नहीं आएगा जस्ट लेट इट। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो नाम से पता चल रहा है दी सेक्सेस और गमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ए सेक्शन में कितने पेरेंट्स हैं? 1। सेक्सुअल में कितने पेरेंट है? 2। इसमें विद द हेल्प ऑफ सेक्स सेल्स। और सेक्स सेल्स में हम बात कर रहे हैं एग इन केस ऑफ फीमेल, स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल। और अगर आप लोगों को याद हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, 3 स्टेजेस बोल दो, हमने बहुत अच्छे से लिखी हुई है। 3 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज आती है जुवेनाइल, जुवेनाइल स्टेज विच इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव। जब हम छोटे थे, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स एज एट विच मैच्योरिटी occurs, बिफोर प्यूबर्टी एलिना हमारे में स्टेज थी जुवेनाइल। हम सब कौन सी स्टेज में? आप सेकेंड फेज में है, इसका नाम क्या है? इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं नीट के, बुक में से नहीं भी हो तब भी अगर आपने कभी पढ़ा है तो आप लोगों को आ जाने चाहिए आंसर। तो इसमें पूछा गया कि इंडिया में कौन से स्टेज के लोग ज्यादा है? जरा सुनना, क्वेश्चन सुनना कि जुवेनाइल ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, या फिर ओल्ड एज? SENESCENC, senescence means old age. Let's see how many of you will give the answer A, B, C. I'll give you the logical answer. Tell me how many of you are saying juvenile बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा है? How many of you are saying first? Raise your hand. Yes, Palak, Angelina, yes. Okay, Alina says बच्चे बहुत ज्यादा है, जुवेनाइल स्टेज। सेकंड में रिप्रोडक्टिव बी के लिए कितने में से ऐड कर रहे हैं? रेस बी, हरजोत, तन्वी, खुशी, स्मित, पलक। अच्छा, इसका मतलब आप लोग हो तो इसका मतलब ये ज्यादा है। अच्छा, व्हाट अबाउट सेनेसेंस, ओल्ड एज? यस, डॉली, अंश, क्या कहते हो बेटे? अंश, डॉली, कृतिका, यस, व्हाट डू यू से? कौंडल, उत्कर्ष, हरजोत, यू आर सेइंग senescence, old age? Angelina, yes. A. Harjot, you are saying third? Kondal, Kritika, Ansh, I have not received your answer, but which one is the option according to you? Yes? But the answer is reproductive. अब बहुत बच्चों ने ये बोला कि मैम हम तो कहते हैं कि बच्चे ही बच्चे, बट बच्चे प्रोड्यूस करने वाले कौन है? रिप्रोडक्टिव। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन था कि इंडिया में इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट किन की बात की जा रही है? रिप्रोडक्टिव। हम लोग पढ़ने के बाद ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? ना बूढ़ों को मिलेगी, रिटायर्ड है, ना बच्चों को मिलेगी, एज नहीं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, उन्होंने आंसर ही दे दिया था उसी क्वेश्चन में, इट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव एज। व्हाट इज? तो इकोनॉमी लो है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो कौन सी एज की वजह से? अगर आप बच्चों का कहते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही नहीं, दैट इज इन द रिप्रोडक्टिव एज। और जो ओल्ड एज है दे आर रिटायर्ड। समझ आई बात? तो ट्रिकी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, विल डिस्कस जितने हो सके। तो जुवेनाइल फेज इज अ फेज ऑफ अ ग्रोथ जिसमें आप यंग मन में डेवलप होते हो, या फिर आप एडल्ट, टिल प्यूबर्टी। इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज 9 to 13 years, इन केस ऑफ गर्ल्स में 9 years से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट इन सम केसेस इट इज अबाउट 7 years. इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट इन विच वी आर ग्रोइंग। आप बच्चों को इंटरनेट ज्यादा दोगे, दे विल ग्रो, दे विल मैच्योर ऑब्वियसली। you're living in a village, you'll grow very late, you're not aware of the surrounding. Got it? समझ आ रही है मेरी बात? है बच्चों को पता ही नहीं है वो चीजों का। और रिप्रोडक्टिव एज बता दिया आपको, प्यूबर्टी, एज एट विच मैच्योरिटी occurs, मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन, फीमेल्स में इनकेस फॉर्मेशन ऑफ एग्स। हमारे में एक बात जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बड़ी अजीब सी चीज है। जब हमारी बॉडी, मदर बॉडी में हम लोग, जब हम मदर बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, ओनली फॉर गर्ल्स,
suppose I am a female, I am carrying a female embryo, तो मेरे बच्चे में कितने एग्स बनने हैं, वो बन चुके हैं. I am repeating, if it is a girl, if I am carrying a girl child, तो बच्चे में जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अभी वो बनी भी नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो कितने एग्स उसकी लाइफ टाइम में आने हैं, वो बन चुके हैं और वो रिलीज होने शुरू होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. समझ आ रही है बात? तो 9 years 10 years जब उसकी प्यूबर्टी होगी, उसके एग्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और टिल मेनोपॉज. जब वो एग, सपोज शी इज कैरिंग 400 एग्स. मैम मतलब जब वो इम्प्लांट हुई तभी उसमें ऑलरेडी एग्स बन गए थे? नहीं नहीं, एम्ब्रियोनिक में. एम्ब्रियोनिक हम पढ़ेंगे एक एक स्टेज को. ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ ह्यूमन बीइंग. तो जब हम ये पढ़ेंगे, अच्छा मेरा कैमरा दिख रहा है सबको? नहीं? No, ma'am. नो मैम, वीडियो ऑफ है. हाँ वीडियो ऑन कर. क्यों हो रहा है? बार बार रुक रहा है, मेरे को बार बार आना पड़ रहा है. तो जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, तब कुछ सेल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे. तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मदर बॉडी के अंदर ही बच्चे के अंदर डिसाइड हो जाता है नंबर ऑफ एग्स. तो इसमें इसीलिए किसी के अंदर मेनोपॉज जल्दी आ जाती है, किसी के अंदर लेट आती है. इट इज नॉट फिक्स. 45 हो गई आपकी एज या 50 हो गई तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एग्स. इट इज नॉट फिक्स. मे बी यू आर एट द एज ऑफ 55. आपने कभी सुना होगा 60 years की वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई? सुना है किसी ने? तो ग्रैंड मदर थी, वो शी इज कैरिंग एग्स. So it can happen at any age. It depends on the number of eggs which are present in the ovary. तो रिप्रोडक्टिव आ गया. सेनेसेंस में क्या है? डिट्यूरेशन. मैंने आपको ये टर्म बताई थी, लिखी हुई है आप लोगों ने. डिट्यूरेशन इज जो हमारी बॉडी की डिट्यूरेशन होनी शुरू हो जाती है, ऑर्गन डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं. जापानीज कहते हैं, आई एम रीडिंग सम बुक्स, वो लोग इकिगाई है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें. व्हाई दे लिव फॉर लॉन्गर टाइम. एवरीवन इज वंडरिंग व्हाई दे आर लिविंग देयर life longer ages as compared to Indians or any other Asian. The reason is, एक तो उनकी सिर्फ डाइट नहीं, they have their mind, मतलब माइंड का जो सेटअप है उनका, that is in coordination with the body. हम क्या है, बॉडी को चलाते रहते हैं जब तक दिमाग नहीं कहता बस करो. उनके बहुत डिसिप्लिन रूल्स हैं, इसीलिए they survive for longer time without any ailment, without any disease. अब हम लोग भी लेके आ रहे हैं, हम लोग भी अब क्या है, हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है, पहले नहीं थे. तो अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर अडैप्टिंग देयर लाइफ स्टाइल. तो ये जो सेनेसेंस है, मैंने आपको शायद बताया था, यहाँ की एज जो है, एवरेज लाइफ स्पैन आप लोगों ने लिखा था फॉर ह्यूमन इट इज 65 years ओनली. ये सब लिख चुके हो. एक जानवर जो सिर्फ एक दिन के लिए जीता है, मे फ्लाई, MAY, मे फ्लाई, उसका लाइफ स्पैन कितना है? 24 hours लिखवाया हुआ आप लोग. पैरेट का कितना लिखवाया था? 150 years, 150 years. एलिफेंट का कितना लिखवाया था? हाँ 65. 65. 150 एक और सा लिखवाया था पैरेट के साथ. turtles they live up to 1000 years. Turtle और tortoise में difference है. Tortoise you can tame it as a pet. ठीक है, tortoise को रख सकते हो, turtles को नहीं. Turtles they are huge, they are big in size. Why they live for so long? Can anyone tell me? Because they are sluggish in nature. They retain their energy. अपनी बॉडी को बहुत स्लो चलाते हैं, अपने सेल्स को बहुत, एनर्जी को बहुत काफी देर तक रिटेन करते हैं. There are few trees, banyan tree, that can live up to thousands of years. ठीक है, तो ऐसे ऐसे लाइफ स्पैन्स हैं. आप पढ़ चुके हो, सेनेसेंस आपको बता दिए, डेथ. तो इसी में स्टेजेस में जो जुवेनाइल स्टेज थी, जिसको बोला गया वेजिटेटिव स्टेज, इसी में दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था. क्या बोला था बताओ? इट इज यस, गमीट पहले बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गमीट एंड गमीट ट्रांसफर. गमीट ट्रांसफर, गमीट फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको टर्म बताई थी, गैमीटोजेनेसिस. मुझे गमीट फॉर्मेशन का मतलब क्या है?
फॉर्मेशन ऑफ जो गेमीट्स है हमारे में जो है फीमेल्स के केस में oogenesis एक प्रोसेस होता है और मेल्स के केस में spermatogenesis. तो गेमीट फॉर्मेशन अकर्स इन दी रिप्रोडक्टिव सेल. मेरी बॉडी में से कहीं से भी एक सेल उठा के निकालो, आप हेयर सेल निकाल लो, चीक्स में से यहाँ से नहीं निकालना, चीक को मुंह के अंदर से फोर्सेप्स से. अब ऐसा नहीं कि मेरा चीक निकाल के ले आओ, तो सिंपल आप फोर्सेप्स से, ये हम देखते होते थे लेकिन अब बंद हो गया, बैन हो गया. तो अदरवाइज ये बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट है कि अब एक फोर्सेप यू नो, फोर्सेप को स्वैप करते थे, सिर्फ अपने चीक के अंदर जाके ऐसे स्वैप करो, वो जो व्हाइट कलर का पार्ट निकलेगा, जब हम ऐसे स्वैप करते हैं तो व्हाइट से कुछ ऐसे स्किन से निकलती है. इसको आप स्लाइड पे देखो, दैट इज योर चीक सेल, हेयर सेल, स्किन सेल निकल सकते हैं नॉर्मली. ब्लड सेल, ब्लड आपके ऐसे पिन लगाइए, आपका ब्लड आना शुरू हो. तो ये सेल्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दे विल ऑल हैव क्रोमोसोम नंबर 46 सोमैटिक सेल, एक्सेप्ट फॉर माय ओवरी. ओवरी में एग सेल जो होगा वो 23 होगा. कितनों को बात समझ? तो 23 क्यों है? बिकॉज वो क्या फॉर्म हुए हैं, दे आर माय गेमीट. तो गेमीट किस प्रोसेस की वजह से फॉर्म हुए थे? मैंने अभी बताया था पलक, मियोसिस. बस इतना जिसको समझ आ गया, गेमीट फॉर्मेशन अकर वाया प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. दैट इज व्हाई इट इज हेप्लॉइड हाफ. 23 मेरी बॉडी में से कहीं से भी सेल निकालोगे 46 होंगे, एक्सेप्ट एग. मेल्स में से स्पर्म में 23, बाकी सब में क्या होंगे? 46. गेमीट फॉर्मेशन occurs in the ovary cells or the sperm cells. इसमें हम बोलेंगे नियोसाइट सेल्स. लिखवाया हुआ है मैंने आपको, टेक्निकल टर्म्स है इसलिए आई एम रिपीटिंग. गेमीट फॉर्मेशन occur in neocyte cells where meiosis results in formation of haploid gamete. Haploid in case of females it is egg, in case of male it is sperm. अब जब ये मेल में और फीमेल में बन गए तो इनका ट्रांसफर चाहिए. ट्रांसफर, यू नो व्हाट इज ट्रांसफर? मूवमेंट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर. इन केस ऑफ प्लांट इट इज पॉलिनेशन. पता है सभी को? मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा मेल और फीमेल ही ट्रांसफर हुआ. ये मेल था, ये फीमेल है. ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट टू फीमेल गेमीट वाया एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, एयर, विंड, वाटर. पॉलिनेशन. पॉलिनेशन दो तरह की थी एंजेलिना, सेल्फ एंड क्रॉस. पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस. सेल्फ व्हेन इट इज बिटवीन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, तो इसके पोलन ग्रेन्स इधर ही आ गए. क्रॉस में टू डिफरेंट फ्लावर्स, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इसमें. टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट और मे बी ऑफ cross pollination. Which is better, self or cross? Which is better? Anyone? How many of you say self? सब ट्राई करो आंसर. गलत भी होता है कोई बात नहीं, याद रखोगे ये चीज. How many of you are saying self is better? यहाँ सब self कह रहे हैं. Answer say self. Yes. Yes. Cross causes variation. So answer is cross. Okay. Self is better only if we want same type of variety. But अब इसमें एक चीज सुनना, why it is not preferred to marry within the same relative? Can anyone tell me the reason? क्यों हम cousins में, close relatives में marriage के लिए मना करते हैं? Can anyone tell me? अब आप इसमें term पढ़ोगे, why it is not preferred? Because it leads to inbreeding depression. जिनमें क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज होती है उनमें आप लोगों ने देखा होगा, दे गो फॉर पॉलीगैमी. पॉलीगैमी मतलब एक मैन है मेनी वाइफ. क्योंकि जो बच्चे, कई बार क्या होता है क्लोज रिलेटिव्स में जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ डिफेक्ट. दैट इज व्हाई दे हैव नंबर ऑफ बेबी. क्लियर एवरीवन? सेम इज द केस विद द प्लांट्स. इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू साइंस. गॉट इट? जब हम डिफरेंट उसमें करते हैं कम्युनिटी में या डिफरेंट में, तो जो अच्छी चीजें थी उस कम्युनिटी की, जो इधर हमारी कम्युनिटी की, तो लीड्स टू वेरिएशन, वैरायटी, एंड वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन. गॉट इट?
तो ट्रांसफर ऑफ गमीट इन केस ऑफ प्लांट्स अकर थ्रू पॉलिनेशन, इन केस ऑफ ह्यूमंस अकर बाय कॉपुलेशन। कॉपुलेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, पूरा आप डिटेल में आप लोगों को मैंने बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, गमीट ट्रांसफर जब हो गया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था, फ्यूजन ऑफ, यस एनीवन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, सिर्फ सुन लेना, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आप लोगों को याद भी रहेगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन, सुनना ये टर्म जरा। फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद फीमेल गमीट 23 or 23 leads to a zygote which is 2n, और जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46। जैसे आप हाफ फ्रॉम द मदर साइड, हाफ फ्रॉम द फादर साइड, तो क्रोमोसोम नंबर इज कंप्लीट। दिस इज व्हाट इज सिनगेमी। सिनगेमी मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट टू फॉर्म जाइगोट। तो फ्यूजन ऑफ मेल गमीट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरोहेड। स्पर्म हमेशा चलता है तो एरो आएगा, फीमेल हम लोग रिसिपिएंट होते हैं इसलिए। So syngamy and fertilization helps. This is the process which occurs in reproductive age. फिर इसके बाद जो लास्ट चीज थी, sometimes this fertilization does not occur. So there are few organisms which are produced without fertilization, which is known as parthenogenesis. Very good. Parthenogenesis is formation of organism without fertilization. जैसे कि हनी बीज, हमने लास्ट टाइम किया था, हनी बीज जो है उनके अंदर सिर्फ, वैसे सुन लो, हनी बीज की एक स्टोरी है, इनकी कम्युनिटी इतनी ज्यादा वेल डिफाइंड है। इवन इफ यू सी एंड्स, एंड्स की कॉलोनी इतनी ऑर्गेनाइज होती है। रेड एंड्स सुनिए आपने, जो बहुत जोर से काटती हैं। रेड एंड्स होती है, ब्लैक एंड्स होती है, एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अगर आपने देखा चीजें को चलते हुए एक लाइन में चलती, कैन एनीवन टेल मी रीजन? अच्छा, वो ना अपने एनल रीजन से सिक्रीट करती हैं केमिकल, सैलिक एसिड। वो केमिकल को फॉलो करती हैं। बात आपने देखा होगा, अगर आपने बीच में हाथ भी रख दिया तो वो उधर से घूम के फिर आ जाएंगे। फॉलो दैट, वो उसको ढूंढती नहीं है, वो उसको फॉलो करती है, नीचे झुक के ही चलती रहती है। सेम विद द केस ऑफ डक। डक में आपने देखा होगा, मदर डक है, उसके पीछे उसके बेबी डक्स। वो डकलिंग्स वो कैसे उसके पीछे रहती है, बिकॉज मदर डक जो है इट सिक्रीट सम ऑयल फ्रॉम एनल रीजन, जो बच्चे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हनी बीज में वो नॉर्मल बर्ड्स हैं, कुछ और। ठीक है, तो हनी बीज में मैंने आपको बताया था, एक क्वीन बी है, सबसे बड़ी बी, क्वीन बी, जिसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्वीन को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन प्रोटेक्ट करेगा? ड्रोन। ड्रोन्स का एक फंक्शन होता है क्वीन को प्रोटेक्ट करना और इसको फर्टिलाइज करना। देयर इज सिंगल क्वीन और उसके लिए इतने सारे मेल्स हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? टू फर्टिलाइज दिस फीमेल एंड टू प्रोटेक्ट दैट। और जो बचे हुए रह जाते हैं वर्कर्स, दे हैव नथिंग टू डू विद फर्टिलाइजेशन, दे only bring food for the female queen bee and helps in making the comb, honeycomb. और वो ऑर्गेनिजम्स कौन से मेथड से बने हैं आती है। दोबारा से सुनो, क्वीन बी एग्स ले करती है, जो उनमें से फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो बनते हैं मेल्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स बनते हैं वर्कर्स, और उनमें से अगर एक फीमेल निकली तो क्वीन बी। क्वीन सिर्फ एक होगी, ऐसी कॉलोनी जिसमें फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वही याद रहेगा सभी को। तो क्वीन बी इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय ड्रोन्स एंड वर्कर्स। ड्रोन्स का फंक्शन क्या होता है? दे फर्टिलाइज विद द फीमेल बी, एंड वर्कर्स का फंक्शन क्या होता है? टू कलेक्ट नेक्टर। फूल से लेके आते हैं, जरा सुनना, हनी क्या होता है? हनी, यू नो व्हाट इज हनी? हनी इज अ नेक्टर, दूसरे फूलों से निकाला हुआ रस नेक्टर, मुंह में भर के लाते हैं। मुंह में सलाइवा होता है,
और थिक हो जाता है और वो हनीकॉम्ब में छत्ते में फेंक देते हैं, बिल्कुल अंदर जाते हैं और उसे ड्रॉप कर देते हैं। जो अच्छा होता है वो ऊपर रह जाता है, रॉयल जेली, और जो नीचे बूंद बूंद करके गिरता है वो होता है वर्कर्स के लिए। दैट रॉयल जेली इज ओनली फॉर क्वीन। तो रॉयल जेली जिसपे क्वीन फीड करती है, तो इसलिए कई बार वाइस वर्सा भी बोला जाता है, द वन हु फीड्स ऑन द रॉयल जेली इज कॉल्ड अ क्वीन बी। तो क्वीन बी फीड्स ऑन रॉयल जेली, और जो बचा हुआ नीचे गिरता रहता है ड्रिप ड्रॉप, उस पे वर्कर्स या ड्रोन फीड करते हैं। Got it? फिर इसके बाद लास्ट आपको टॉपिक पार्थेनोजेनेसिस। इसी तरह पार्थेनोजेनेसिस प्लांट में भी होता है, सीडलेस फ्रूट, पार्थेनोकार्पी। मैंने अब टर्म देखो यूज कर दी, कार्पी, कार्पी फॉर फ्रूट, कार्पल्स याद आया, तो कार्पल कार्पी। जेनेसिस इज फॉर एनिमल्स एंड कार्पी इज फॉर फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक सीडलेस फ्रूट जैसे banana, grapes, they are produced by parthenogenesis. Clear everyone? इसके बाद जब मरने का टाइम आता है, जब हमारी बॉडी डिट्यूरेट हो जानी शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस। मैंने आप लोगों को पहले भी टर्म बताई थी, कई बार आपने देखा होगा कि बुजुर्ग है और कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फीवर नहीं, और अगले दिन वो उठी नहीं, डेथ हो गई, नेचुरल डेथ। किसने सुना है नेचुरल डेथ के बारे में? तो नेचुरल डेथ इज सेनेसेंस, एजिंग। जब हमारे सारे ऑर्गन डिट्यूरेट हो जाते हैं तो एकदम डेथ हो जाती है और बॉडी सीज टू वर्क, एकदम चलना बंद हो जाती है। दिस इज व्हाट इज नेचुरल डेथ। अब इसमें इसी में एक दो टर्म जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल टर्म्स। यूनिसेक्सुअल है हम लोग, वी हैव सिंगल सेक्स। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स वो आएंगे which have two sexes. Bisexual कह दो, इसी को हमने एक और टर्म दिया था, hermaphrodite, एक और टर्म दिया था hermaphrodite, monoecious, एक और टर्म homothallic। सब टर्म्स इसी के लिए, एक ही के लिए। बाय मीन्स टू सेक्सेस इन सेम इंडिविजुअल। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म में अगर हम देखेंगे, अर्थवर्म पता है ना सभी को, अर्थवर्म्स अगर आप देखोगे उसमें आगे होता है मेल, मेल के पास, पीछे इसी में पीछे होता है फीमेल। इवन इन केस ऑफ अर्थवर्म, मैंने और भी लिखवाए हैं आपको, tapeworm, they are hermaphrodite, they have both the sexes in same individual, they are called as hermaphrodite. In case of animals they are called as bisexual, monoecious और homothallic। इसी के अपोजिट टर्म्स आ जाएंगी। बाइसेक्सुअल के हम क्या है, यूनिसेक्सुअल, hermaphrodite टर्म नहीं है। मोनोशियस की वजह से आ जाएगा डायोशियस, और होमोथैलिक की जगह से आ जाएगा हेट्रोथैलिक। क्लियर एवरीवन? तो ये टर्म्स जो थी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस सभी को क्लियर हो चुकी हैं। तो लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों को लास्ट क्लास में दिए थे। आई डिस्कस, क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस एवरीवन, जस्ट रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। एलिना, अंश, सॉली, हरजोत, तन्वी, ओके वेरी गुड, वेरी गुड। ओके कृतिका, खुशी, एलिना, तन्वी, सॉली, अंश, जसमीत, हरजोत, उत्कर्ष, महक, कॉन्डल, बेटी रेज योर हैंड, इट इज क्लियर। महक, कॉन्डल, बेटी क्लियर है? ओके अब इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को एज एन प्रैक्टिस दिए थे, तो बच्चे आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चंस तो बेटर है। इसमें कुछ टर्म्स थी, देखो पहली टर्म लिखो टेराटोजेंस। इन नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, दे आर नॉट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। टेराटोजेंस, TERATOGENS। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टेराटोजेंस? Whenever a female is pregnant, she is advised to not go for these chemicals known as teratogens. Alcohol, smoke,
they are all teratogens. They increase the abnormality in developing embryo. Got it? Teratogens क्या होते हैं? Harmful chemicals या alcohol. They should not be consumed during pregnancy because they lead to abnormality. So write down what are teratogens. Teratogens के बारे में लिखो. Teratogens are the drugs, even drugs that contain chemicals. These are the drugs that contain teratogens. Teratogens. These are the drugs that contain chemicals that lead to abnormal development of fetus or embryo. That lead to abnormal development of fetus or embryo. अब एक टर्म इसमें लिखा हुआ है 10th क्वेश्चन, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस लिख लो. डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ एग. जायगोट बनेगा ही नहीं. डेवलपमेंट ऑफ एग. पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन PARTHENOGENESIS. पार्थेनोजेनेसिस, development of eggs without fertilization. Development of eggs into complete organism without fertilization. Development of egg into complete organism without fertilization. इसमें मेल्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस एग में हो रही है. तो देयर आर फ्यू communities in case of animals which have only female. कुछ lizards ऐसी हैं मेल की जरूरत नहीं है because they are growing parthenogenetically. Next लिखो branch of science that study the process of aging, gerontology. Process of aging, gerontology. क्या आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिला था विच इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल? वाटर हाइसिंथ लिखो, टेरर ऑफ बंगाल. इसने पोटैटो जो थे उनको, उनके अंदर भी बहुत सारे क्रॉप्स को खराब कर दिया था. टेरर ऑफ बंगाल ये था पानी में. वाटर हाइसिंथ, इसी का नाम आता है आइशोर्निया. आइशोर्निया की स्पेलिंग लिख लो, EICHHORNIA. वाटर हाइसिंथ HYACINTH. आइशोर्निया EICHHORNIA. आइशोर्निया, टेरर ऑफ बंगाल. ये भूलना ही है, इसको दिमाग में बिठा लो प्लीज. डबल स्टार लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का भी, नीट का भी. टेरर ऑफ बंगाल. मुझे अभी गॉट नोटिफिकेशन, हरजोत के स्कूल में बोल दिया कि दिस चैप्टर इज कमिंग. यस हरजोत, काफी स्कूल्स में आया है कि जो डिलीट हुए थे वो दोबारा आ गए. तो आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, so I'll let you know. But अभी एक स्कूल में बोला है हरजोत के स्कूल कि दिस चैप्टर इज कमिंग. यस हरजोत. तो अभी आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिसेंट इन्फो, बट एक स्कूल में बोल दिया ये. ओके, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, question from you,
ऑनलाइन क्लास से मुझे बताना जरा. Yes, Alina, try this question. Tell me, it's new for everyone. This question is totally new for everyone. Haploid gametes are formed by which type of cell division? Haploid gametes, yes, Alina. Haploid gametes are produced by, write down. Yes, Alina, try this with it. Haploid gametes, कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन होगा जिससे हैप्लॉइड गमीट्स बनेंगे? यस एलिना, यू रेज योर हैंड बेटे. Ma'am, mitosis. इट इज मियोसिस. मियोसिस, ओके. हैप्लॉइड गमीट्स के लिए, ओके, वेल ट्राइड एलिना. ओके, इट इज मियोसिस. हैप्लॉइड गमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन? आंसर इज मियोसिस. बस इस मियोसिस को आप दिमाग में रखो, बिकॉज ये जो चैप्टर्स आएंगे रिप्रोडक्शन के, इसमें हम यही बार बार पढ़ेंगे. Give another term for bisexual organism. Write down. Give another term for bisexual organism. क्या होता है उसका नाम? Monoecious. Yes. कुछ भी बोल सकते हो. अभी अभी आपने लिखी थी बहुत सारी टर्म. Another term is hermaphrodite. Write down this one. Hermaphrodite. बच्चे मैंने एक टर्म आप लोगों को बताई थी कि हमारे में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल. दैट मींस एग इज रिलीज्ड आफ्टर every month या after every 28 days. There is another cycle which occurs in the animals like cow, sheep, dog. Can any heat period? Okay, जिसने नहीं किया वो सुनो. Estrus cycle और heat period. Heat period और estrus cycle. तो ये डॉग्स में, शीप में या नॉन प्राइमेट में. हम क्या है? प्राइमेट. प्राइमेट कौन कौन होते हैं? मैन, मंकी एंड एप. ये सब क्या है? नॉन प्राइमेट. नॉन प्राइमेट में क्या है? काउ, शीप, डॉग, कैटल. ये सब क्या है? दे हैव दिस हीट पीरियड. मतलब दे कैन ब्रीड ओनली फॉर फ्यू मंथ्स इन अ ईयर. बहुत सर्दियों में या बहुत गर्मियों. They cannot breed every month like us. इनके अंदर ब्रीडिंग सीजन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड. तो इसमें लिखो ईस्टर साइकिल या हीट पीरियड के लिए लिखो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. In non-primate mammals like animals like cow, sheep, dog. Non-primate animals like cow, sheep, dog is called as estrus cycle. Give two examples of flowering plants. Give two examples of flowering plants. Give two examples of flowering plants which are propagated by. Give two examples of flowering plants which are propagated by root cutting. वो स्टेम कटिंग है. रोज के लिए क्या था? स्टेम कटिंग. एक आपने ठीक बताया. रूट कटिंग की बात कर रहे हैं तो आंसर लिखो टैमरिन और ब्लैकबेरी. टैमरिन लिख लो, एंड लेमन ऑल्सो. ठीक है, लेमन. रूट कटिंग की बात हो रही है तो ये दोनों एग्जाम्पल. ओके, आई विल शेयर द पीडीएफ फाइल्स टुडे. प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर. बहुत अच्छे से नोट्स आप लोग आप अभी जाके शेयर कर देना एंड ट्राई टू मेक नोट्स. और प्लीज स्टार्ट विद योर क्लासेस, बी रेगुलर इन योर क्लासेस, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, नीट भी कवर करना है, तो वी हैव टू हरी, वी हैव टू रश. एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी. ओके Ma'am, we can come offline also.
हाँ, just wait बच्चे, बोलो बोलो. Maybe in the month of November. Okay, let us complete our plus two syllabus. It's very short as compared to plus one. Can we बोलो बेटे? मैम हम ऑफलाइन भी आ सकते हैं. Yes, yes, बच्चे. So many students have come. They are coming. In fact, first class में तो many students were there. So you can come for offline or online, and it's up to you. Okay? वैसे we prefer offline classes, but it's up to you. If you feel that it is safe to be here, you can come. Okay? So now you can leave the class, everyone. See you in the next class, and let me know if you have any kind of query. Okay?